नमस्कार, सुप्रभात, बहुत स्वागत आप सभी का INS 24/7 पर। मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा और वक्त हो चला है INS सुबह सवेरे का, जिसमें हम आपको बताएंगे उन अहम खबरों के बारे में जो जानना आप सभी के लिए बेहद जरूरी है। तो शुरुआत करेंगे मध्य प्रदेश से, जहां के पचमढ़ी में कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं और कांग्रेस जिला अध्यक्षों के साथ अहम बैठक की है। इस बैठक में जिला अध्यक्षों से भी करीब 3 घंटे चर्चा हुई। बैठक में आगामी संगठनात्मक रणनीति और चुनावी तैयारियों पर मंथन किया गया है। राहुल गांधी ने होटल हाईलैंड में डिनर किया और रात्रि विश्राम रविशंकर भवन में किया। पचमढ़ी में कांग्रेस की इस बैठक को पार्टी की भविष्य की दिशा तय करने के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। इस दौरान उन्होंने पार्टी संगठन के नीचे लेवल तक मजबूत करने की नसीहत दी। उन्होंने किसानों और आम जनता से समस्याएं उठाने और पार्टी संगठन के साथ मिलकर काम करने की बात सीनियर नेताओं से भी कही है। राहुल गांधी के साथ मीटिंग में पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी, पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल, पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव, पूर्व नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह, पूर्व केंद्रीय मंत्री कांतिलाल भूरिया और अशोक सिंह मौजूद रहे। तो देखिए, राहुल की पाठशाला कल पचमढ़ी में लगी थी। बता दें कि 10 दिनों का ये शिविर चल रहा है, जिसमें कांग्रेस के जिला अध्यक्षों को कई अहम मुद्दों पर टिप्स भी दिए जा रहे हैं। और इसी कड़ी में कल पचमढ़ी पहुंचे थे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी। जिलाध्यक्षों के प्रशिक्षण शिविर में जो डिंडोरी के विधायक हैं और वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के, ओमकार सिंह मरकाम जी, वो भी शामिल थे। और राहुल गांधी की बैठक से अभी वो बाहर ही निकले, हम बात कर लेते हैं। सर, राहुल जी आज आए थे बैठक लेने और मैराथन बैठक चली। पहले वरिष्ठों की बैठक थी, उसके बाद जिलाध्यक्षों की, क्या कुछ उन्होंने? देश की अखंडता, संप्रभुता, देश के संविधान, देश की लोकतंत्र के लिए राहुल जी समर्पित हैं। और ये गांधी परिवार का विरासत के रूप में जिस तरह से समर्पण है वो सर्वविदित है। और राहुल जी ने जो बृहद विचार किए, मंथन किए, हमारे देश की अखंडता, संप्रभुता, हमारे देश की लोकतंत्र, हमारे देश के संविधान, हमारे लोग खुशहाल रहें, इस विषय पे विचार मंथन हुआ है। सर, 3 घंटे बैठक हुई है जिलाध्यक्षों की लगभग, तो क्या कुछ उन्होंने टिप्स दिए और क्या कुछ उन्होंने बताया? क्या आपको कोई टास्क दिया उन्होंने? देखिए, एक ही लाइन है राहुल जी का कि ये देश हमारा है, हमारे देश की लोकतंत्र मजबूत रहे, संविधान मजबूत रहे, देशवासी प्रसन्न रहे, इस देश का भविष्य सुरक्षित रहे, ये राहुल जी के हमेशा प्रयास रहा है। क्या बूथ को मजबूत करने की बात हुई है? उसमें सभी क्षेत्र आते हैं जिसमें देश का भविष्य सुरक्षित रहे। आज जिस तरह से देश का भविष्य खतरे में है, सर्वविदित है। यहाँ पर जिस तरह संविधान को कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है, लोकतंत्र को कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है, उससे देश को नुकसान होगा और संविधान बना रहे, लोकतंत्र बना रहे, इसके लिए प्रयास है। अगले 2 महीने के लिए कोई टास्क फिक्स हुआ है जिलाध्यक्षों के लिए? देखिए, उसमें सभी लोग को बेहतर काम करने का हमेशा से प्रयास रहा है। वो आपको आने वाले 2 महीने में हम प्रतिदिन मिलेंगे, तब तो आपका भी चैनल में प्रतिदिन जनमानस का जुड़ाव बना रहेगा और हमारा भी कार्य चलता रहेगा। तो जाहिर है ये थे ओमकार मरकाम, जो कह रहे हैं कि अब देश को बचाने की बात कही है राहुल गांधी ने, संप्रभुता बनाए रखने की और सामाजिक ताना बाना बनाए रखने की बात जिलाध्यक्षों के साथ की गई है। कांग्रेस की विचारधारा उन्होंने बताई है और इतिहास पर भी उन्होंने चर्चा की है। पचमढ़ी से हरिबल्लभ के साथ अंकुश मेहर, INS। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बिहार विधानसभा चुनाव में NDA के लिए लगातार प्रचार कर रहे हैं। उन्होंने बांका, मोतिहारी और गया में जनसभाएं कर NDA उम्मीदवारों के लिए समर्थन मांगा। सीएम ने कांग्रेस और राहुल गांधी की अनुपस्थिति पर कटाक्ष भी किया है और कहा है कि कांग्रेस की हालत बिना दूल्हे की बारात जैसी है और वह मानसिक रूप से चुनाव हार चुकी है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक डॉक्टर मोहन यादव की बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान जनसभाओं का दौर जारी है। उन्होंने कई विधानसभाओं में जनता से राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के पक्ष में मतदान करने की अपील की। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बांका जिले की बेलहर विधानसभा, मोतिहारी जिले की पिपरा विधानसभा और गया जिले के बोधगया विधानसभा में प्रत्याशी के लिए जनता से समर्थन मांगा। उन्होंने कहा कि यह धर्म अधर्म के बीच की लड़ाई है। कांग्रेस के पप्पू को बिल्कुल समझ नहीं है। राहुल गांधी को पता है कि चुनाव बिहार में है, लेकिन वो मध्य प्रदेश के पचमढ़ी में छुट्टियां मना रहे हैं। चुनाव चल रहा बिहार का,
और बिहार में हम भी मध्य प्रदेश से आपके बीच में आ रहे हैं, मोदी जी आ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के नेता राहुल गांधी आज चुनाव है, कल चुनाव है, ये छोड़कर मध्य प्रदेश में छुट्टी बिताने गए अपने वहां हिल स्टेशन पचमढ़ी में। अरे भाई, चुनाव के टाइम मैदान में नहीं रहोगे, युद्ध के समय में सेना फौज की मैदान में नहीं रहेगी और हार हो जाएगी तो कहता बेईमानी हो गई, बेईमानी हो गई। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार बिहार का दौरा कर जन समर्थन मांग रहे हैं, साथ ही जनता को डबल इंजन की सरकार के फायदे भी बता रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, INH न्यूज, भोपाल। ग्वालियर में इन दिनों भारतीय जनता पार्टी के जिला महामंत्री और भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति सदस्य के बीच विवाद सुलझ गया है। हालांकि कांग्रेस इसे महिला का अपमान बताकर विवाद को हवा देने का प्रयास जरूर कर रही है, तो वहीं इस विवाद को सिंधिया गुट और नरेंद्र सिंह तोमर के गुट के वर्चस्व की लड़ाई के रूप में भी जोड़कर देखा जा रहा है। देखिए इस पर हमारी एक खास रिपोर्ट। ग्वालियर बीजेपी के जिला महामंत्री और महिला मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति के बीच चल रहा विवाद ऊपरी तौर पर भले ही खत्म दिखाई दे रहा हो, लेकिन इस मामले को जिले के दो कद्दावर गुटों के बीच विवाद के रूप में देखा जा रहा है। प्रदेश अध्यक्ष के हस्तक्षेप के बाद महामंत्री विनय जैन उषा चौहान को बहन बता रहे हैं। दीदी बड़ी बहन है और हमने बैठ के साथ में सारी गलतफहमियां दूर हमारी हैं और मीडिया के द्वारा जो दुष्प्रचार किया जा रहा था उसको हमने यहाँ बैठ के उसका खंडन किया है। हम सब मिलके भारतीय जनता पार्टी को मजबूत बनाने के लिए हम सभी मिलके उसके लिए कार्य कर रहे हैं। तो सारी बात क्लियर हो गई। अभी हम लोग के बीच में कोई ऐसी बात नहीं है और विनय ने मेरे से माफी मांग के ये बात को खत्म कर दिया है। बड़ी बहन होने के नाते उन्होंने मुझसे अपनी बात के लिए क्षमा मांग ली है और इस बात को हम यही खत्म करते हैं। इस विवाद के खत्म होने के बाद जिला अध्यक्ष ने भी राहत की सांस ली है। उनका कहना है कि मंच पर से किसी का नाम ना लेना कोई अनुशासनहीनता नहीं है। मैं नीचे किसी का नाम नहीं ले पाऊँ तो इसका मतलब ये थोड़ी प्रताड़ना है या उत्पीड़न, ये भी गलत कहना है। नाम नहीं ले पाना, किसी भी तरह की आरोप लगाना गलत है। भाई ये पार्टी एक अनुशासित पार्टी है, इसकी अपनी एक व्यवस्था, उस व्यवस्था में चलेंगे तो ठीक, नहीं चलेंगे तो उसका उत्तर है। आपको बता दें कि पार्षद मोहित जाट के एक दीपावली मिलन समारोह में भाजपा नेत्री उषा चौहान ने अपनी उपेक्षा को लेकर नाराजगी व्यक्त कर दी थी, जिसके बाद उषा चौहान व विनय जैन का विवाद सोशल मीडिया में गर्मा गया था। लेकिन अब कांग्रेस इस मुद्दे को भुनाना चाहती है और उसका कहना है कि यह पार्टी और कार्यक्रम से हटकर एक महिला के अपमान से जुड़ा हुआ मुद्दा है। ये कोई लड़ाई झगड़े का मामला नहीं था, ये कोई जमीन जायदाद का मामला नहीं था जिसमें कंप्रोमाइज कराया जा सके। ऐसे मामलों में कार्रवाई की जाती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी है, कुछ भी कर सकती है। सीधा सा हम यही कहेंगे कि जो चरित्रहीन लोग हैं उनको बचाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। बहरहाल ये पूरा मामला भले ही भाजपा के वरिष्ठ नेताओं की पहल पर फिलहाल शांत हो गया है, लेकिन विनय जैन नरेंद्र सिंह तोमर विधानसभा अध्यक्ष के समर्थक के रूप में और उषा चौहान केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक के रूप में अपनी पहचान रखते हैं। इस एपिसोड को बड़े नेताओं के वर्चस्व और प्रतिष्ठा की लड़ाई के रूप में देखा जा रहा है। जावेद खान, INH 24/7, ग्वालियर। इंदौर भाजपा कार्यालय में कालिख पोतने के मामले में अंकित परमार को नोटिस जारी किया गया है। देखिए इस पर हमारी एक खास रिपोर्ट। इंदौर बीजेपी के दफ्तर पर 28 अक्टूबर को ही शर्मनाक कालिख पोतने वाली घटना में आखिरकार संगठन ने कार्रवाई की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। घटना के 10 दिन बाद बीजेपी के पूर्व विधायक जीतू जिराती के करीबी अंकित परमार को नोटिस थमा दिया गया है। प्रदर्शन के दौरान मिलाप मिश्रा ने बीजेपी नगर अध्यक्ष सुमित मिश्रा के पहले पोस्टर और फिर दफ्तर में घुसकर नेम प्लेट पर कालिख पोती थी। हालांकि बीजेपी नगर अध्यक्ष सुमित मिश्रा द्वारा जारी नोटिस में जीतू जिराती का पूरा बचाव किया गया है। अंकित परमार को नोटिस जारी कर पार्टी ने जवाब मांगा है। जवाब के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, INH न्यूज, भोपाल। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के भीतर लड़ाई खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। कभी बृहस्पति सिंह, TS सिंहदेव पर निशाना साधते हैं तो कभी
निपटो निपटाओ के खेल में कांग्रेस के निपटने की बात कहते हैं। इस बीच अब अजय चंद्राकर ने टीएस सिंहदेव पर तंज कसा है। अजय चंद्राकर के बयान के क्या कुछ मायने हैं, क्यों अजय के निशाने पर आए बाबा, देखिए इस पर हमारी खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ की कांग्रेसी सियासत में गुटबाजी और अंतरकलह यूं तो सामान्य बात है, लेकिन अगर अजय चंद्राकर कहते हो कि अब कांग्रेस जुबानी जंग से ऊपर उठ चुकी है, कांग्रेस में लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए हैं, टीएस सिंहदेव के पास लाइसेंसी हथियार भी है, तो सवाल उठता है कि आखिर अजय के निशाने पर टीएस सिंहदेव क्यों है? सदन हो या सदन से बाहर, अजय चंद्राकर टीएस पर क्यों बार बार तंज कसते नजर आते हैं? सवाल यह भी है कि क्या अजय चंद्राकर और बृजमोहन अग्रवाल की पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की करीबी का साइड इफेक्ट टीएस के खिलाफ बयान के रूप में सामने आता है? क्या लड़ाई नहीं होगी कांग्रेस में साहब? कांग्रेस में तो एक दूसरे खून के प्यासे हो रहे हैं लोग। मस्तूरी में एक कांग्रेसी ने दूसरे कांग्रेसी के ऊपर गोली चलाई, तो खून के प्यासे हो रहे हैं। वहां मौखिक लड़ाई का तो जगह नहीं है, उससे कांग्रेस ऊपर उठ गई है। मौखिक लड़ाई से वो गोलीबारी में बात कर रही है। तो बड़े नेता ही बहुत सारे हथियार तो माननीय बाबा साहब के पास भी है, लाइसेंसी। लेकिन इस आरोप प्रत्यारोप पर अब टीएस सिंहदेव भी चुटकी लेते नजर आ रहे हैं। वे कहते हैं कि कभी कभी उन्हें लगता है क्या अजय चंद्राकर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा देना चाहिए। अजय के बयान से असहज टीएस यही नहीं रुकते, बड़े राजनीतिज्ञों को हल्की बात नहीं कहने की समझाइश देते भी नजर आते हैं। मैं अजय जी के लिए क्या बोलूं, उनसे मित्रवत भी भाव आते हैं और कभी कभी लगता है कि एफआईआर दर्ज कराऊं क्या, कि मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि किसी की हथियारबंद बंदूक का मैं किसी के ऊपर इस्तेमाल करने वाला हूं। अब ठीक है, राजनीति है, सार्वजनिक जीवन है, सब कुछ चलता है, लगता है नहीं चलना चाहिए, हल्के बयान नहीं देने चाहिए जिम्मेदार लोगों को। कुल मिलाकर अजय के बयान को लेकर हलचल तो कांग्रेस के भीतर भी है। पूर्व मंत्री शिव डहरिया कहते हैं कि अजय चंद्राकर को उनकी पार्टी ही गंभीरता से नहीं लेती। अब बेचारे को कहीं कुछ मिल ही नहीं रहा है। अब वो प्रताड़ित हैं भारतीय जनता पार्टी से कि उनको कहीं जगह ही नहीं मिल पा रही है, तो वो अपनी भड़ास कहीं ना कहीं निकालना है, इसलिए वो इस तरह बोलते रहते हैं और उसके बोलने को कोई लोग महत्व नहीं दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ की सियासत में जिस तरह कांग्रेस की अंतरकलह जग जाहिर है, उसी तरह छात्र जीवन से साथ रहे नेताओं की खैरख्वाही और अदावत भी जग जाहिर है। इसकी झलक सदन से लेकर सियासी बयानों में भी नजर आती है। यही वजह है कि जब किसी के पक्ष या विरोध में बयान सामने आता है तो इसके कई मायने भी निकाले जाते हैं। अजय चंद्राकर का बयान और उसके निशाने पर टीएस सिंहदेव को लेकर भी सियासी गलियारों में कई मायने निकाले जा रहे हैं। गौरव शर्मा, रायपुर। छत्तीसगढ़ में 15 नवंबर से धान की खरीदी की शुरुआत होने जा रही है। प्रदेश के 27 लाख किसान अपना धान सोसाइटियों में बेचेंगे। धान खरीदी के दौरान बाहर से आने वाले धान को रोकने के लिए सरकार ने जहां सख्ती दिखाई है, तो वहीं किसानों को भी कई नए बदलावों से गुजरना पड़ रहा है। कैसी है धान खरीदी की तैयारी और क्यों हो रही है इस पर जमकर सियासत, देखिए इस पर हमारी खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में 15 नवंबर से धान खरीदी की शुरुआत हो जाएगी। 15 नवंबर को अवकाश की वजह से सांकेतिक रूप से धान की खरीदी होगी। इसके बाद लगातार खरीदी होगी। इस बार 27 लाख से अधिक किसानों ने धान खरीदी के लिए अपना पंजीयन कराया है, जो पिछली बार से 1,35,000 ज्यादा है। इस बार धान खरीदी के लिए किसानों का पंजीयन एग्रीस्टेक पोर्टल में किया गया है। किसानों को धान खरीदी के लिए इस बार ऋण पुस्तिका लाने से भी राहत मिलेगी। किसानों से पंजीयन के समय ही सभी जानकारी ले ली जाएगी। इसी तरह किसानों को टोकन के लिए भी भटकने की जरूरत नहीं होगी। किसान टोकन तुहर हाथ ऐप के माध्यम से टोकन कटा सकेंगे। पिछली बार की तरह इस बार भी किसानों को 3 बार टोकन दिया जाएगा। राज्य सरकार ने इस बार बाहर से आने वाले धान को रोकने के लिए भी सख्ती दिखाई है। अन्य राज्य से धान लाने वाले वाहन राजसात कर लिया जाएगा। इधर अब भी सोसाइटियों के कर्मचारियों का प्रदर्शन खत्म नहीं हो सका है। धान खरीदी के मुद्दे पर अब सियासत भी खूब हो रही है। देखिए, धान खरीदने का जो रिकॉर्ड है वो हर साल बढ़ता है। किसान हर साल जो फसल का जो रकबा होता है वो हर साल बढ़ता है। जब से ये प्रक्रियाएं खरीदी की शुरू हुई, सरकारी खरीदी की, उस समय से लेके आज तक रकबा बढ़ा ही है।
लेकिन ये सरकार जानबूझकर किसानों का एग्रीटेक पंजीयन जो सिस्टम बनाया है उसमें किसानों का पंजीयन बहुत सारी जगह भी नहीं हुआ है। धान खरीदी पिछली बार भी काफ़ी अधिक मात्रा में छत्तीसगढ़ में हुई थी और मैं सोचता हूं कि ये पिछली बार के आसपास ही कुछ होगा। इस बार यह भी ध्यान रखा जा रहा है कि वही धान घूमकर आ जाता है से आरोप जो लगाए जाते हैं, सिस्टम में कहीं कुछ पकड़ नहीं आता, उस पर भी ध्यान रखा जा रहा है। अगर ऐसा एक भी गाड़ी पकड़ा गया तो रात-सात हो जाएगा, ये भी कहा। छत्तीसगढ़ में अन्नदाता किसानों का बम्पर पंजीयन बता रहा है। इस बार भी प्रदेश में रिकॉर्ड धान खरीदी होगी। धान खरीदी के लिए किसानों ने तो धान की कटाई शुरू कर दी है। बहरहाल बड़ी तैयारियों को देखते हुए यही उम्मीद की जा सकती है कि प्रदेश में बड़े पैमाने पर धान खरीदी हो और किसानों को किसी भी तरह की परेशानियों का सामना न करना पड़े। रायपुर से INS 24/7 के लिए गौरव शर्मा की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ समेत देश के 12 राज्यों में SIR की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। छत्तीसगढ़ में BLO नामों का मिलान करने के लिए घर घर तक पहुंच रहे हैं। इस बीच बूथ लेवल एजेंट बनाने को लेकर शुरू हुई सियासत अब वोटों की चोरी से लेकर दिल चुराने के आरोप तक आ गई है। क्या है पूरा मामला? किसने लगाया वोट चोरी का आरोप? किसने कहा हम दिल जीत रहे हैं? देखिए रिपोर्ट। जहां जीत जाते हैं या जहां उनका दल आपस में मिलकर किसी से चुनाव लड़ता है और जीत जाते हैं तो वहां नया कपड़ा पहनकर जाकर के शपथ ग्रहण लेते हैं टप से। जहां हार जाते हैं वहां किसी कार्यकर्ता किसी बात पर या उचित उनकी स्थिति के राजनीतिक स्थिति के चिंतन किए बिना सिर्फ एक बात कहते हैं कि ये वोट चोरी हो गई, कांग्रेस भाजपा ने ये कर दिया वो कर दिया। भाजपा ने दिल चोरी किया है जनता का। लोगों का दिल चुराने की बात तो झूठी बात है और भारतीय जनता पार्टी ने वोट चोरी से ही सरकार बनाई है। स्पष्ट हो गया। हरियाणा में ब्राजील का मॉडल आके 22 बार यहाँ चुनाव में अलग अलग जगहों में वोटिंग डाल सकती, तो फिर छत्तीसगढ़ में भी बहुत सारी जगहों में इस तरह की बातें हुई है। वोट चोरी और दिल चोरी की बात कहते ये छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा और पूर्व मंत्री शिव डहरिया हैं। कांग्रेस का आरोप है कि वोटों की चोरी कर भाजपा सरकार बनाती है, जबकि विजय शर्मा कहते हैं कि भाजपा लोगों का दिल चुराती है, लोग उसे पसंद करते हैं। दरअसल इस बहस की पृष्ठभूमि में प्रदेश में चल रही SIR की प्रक्रिया है। प्रदेश में 4 नवंबर से BLO घरों में जाकर मतदाताओं से गणना पत्रक भरवा रहे हैं। हर मतदाता के संबंध में जानकारी ली जा रही है। 2023 की सूची का अब भौतिक तौर पर 2003 की सूची से मिलान किया जा रहा है। मतदाताओं से आवश्यक जानकारियां मांगी जा रही है। 1 महीने के भीतर BLO प्रदेश के अधिकांश घरों तक पहुंचकर जानकारियां एकत्र करेंगे। इस डेटा को निर्वाचन आयोग के वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। शेष मतदाताओं को अपनी नागरिकता को प्रमाणित करने के लिए दस्तावेज देने होंगे। इस पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों से BLA यानी बूथ लेवल एजेंट बनाने की अपील की है। अब तक बीजेपी ने हर बूथ में 2 BLA तैयार कर लिया है, लेकिन कांग्रेस बूथों में 1 BLA बनाने में भी सफल नहीं हो सकी है। यही वजह है कि अब BLA को लेकर भाजपा और कांग्रेस के बीच जुबानी जंग छिड़ी हुई है। छत्तीसगढ़ में SIR की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने BLO जैसे जैसे मतदाताओं के घर पहुंच रहे हैं, प्रदेश की सियासी फिजाओं में वोट चोरी बनाम दिल चोरी की गूंज भी सुनाई दे रही है। इस बीच प्रदेश की जनता किस पर विश्वास करती है, यह जरूर देखने वाली बात होगी। गौरव शर्मा, रायपुर। रीवा वासियों के सपने को जल्द ही पंख लगने वाला है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि रीवा से दिल्ली के लिए 72 सीटर विमान सेवा 10 नवंबर से शुरू हो रही है। इसके लिए रीवा एयरपोर्ट पर कार्यक्रम आयोजित भी किया जाएगा, जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल और केंद्रीय नगर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू अलायंस एयर के ATR 72 को दिल्ली के लिए रवाना करेंगे। विमान सेवा को लेकर हमारे सहयोगी ने डिप्टी CM राजेंद्र शुक्ला और स्थानीय व्यापारियों से खास बातचीत की। सुनिए क्या कहा उन्होंने। हमारे साथ में मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला जी हैं। साथ में हम उनसे जानना चाहेंगे कि रीवा के लिए एक बड़ी सौगात मिलने वाली है, जो कि 72 सीटर प्लेन जो कि रीवा की धरती से अब उड़ान भरेगी और बिंद और रीवा वासियों के लिए बहुत मददगार साबित होगी। बताइए किस तरीके से ये पूरी तैयारी की जा रही है।
10 तारीख को पूरे भव्यता और उत्साह के साथ, उमंग के साथ रीवा से दिल्ली और दिल्ली से रीवा फ्लाइट जो अलायंस एयर की है, 72 सीटर प्लेन कभी हमारे रीवा की धरती पर लैंड करेगा और उड़ान भरेगा, ये हम लोगों के लिए सपने की तरह था, लेकिन अब वो सपना साकार हो चुका है। और 10 तारीख को इसकी हरी झंडी दिखाने के लिए मुख्यमंत्री जी यहाँ पर पधार रहे हैं, केंद्रीय मंत्री यहाँ पधार रहे हैं, और हम सारे लोग रहेंगे, विंध्य के जितने भी नेता हैं, सारे सांसद और विधायक, मंत्री, सभी लोग इस उत्सव के साक्षी बनेंगे। और ये आने वाले समय में विंध्य क्षेत्र के तरक्की के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। और एक जो कमी थी हमारे इलाके में, सब कुछ संभावनाएं होने के बावजूद हवाई जहाज से हमारा विंध्य क्षेत्र नहीं जुड़ा था, ये जो कमी थी वो कमी हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। नंबर 2 एयरलाइन है इंडिगो और अलायंस एयर, जो 72 सीटर प्लेन का संचालन करते हैं, दोनों ही रीवा से उड़ान भरने के लिए उन्होंने बिड में हिस्सा लिया और अपनी रुचि प्रदर्शित करके और मैदान में आ रहे हैं। और आगे के लिए अभी क्या प्लानिंग चल रही है कि आगे के लिए, और भी जैसे मुंबई है तो मुंबई के लिए भी यहाँ मुंबई ये जो रीवा से जो इंदौर जाएगी ना, वो मुंबई से को जोड़ देगी। तो मतलब रीवा से मुंबई जाना जो चाहेंगे, यहीं पर बोर्डिंग पास उनको मिल जाएगा। 2 बोर्डिंग पास मिलेंगे, रीवा से इंदौर का एक मिलेगा और यहीं पर इंदौर से मुंबई का दूसरा मिल जाएगा। और उनका जो बैगेज होगा वो भी यहीं पर बुक हो जाएगा, जो ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र हो जाएगा और सीधे उनको मुंबई में ही मिलेगा। तो कुल मिला के हम रीवा से इंदौर नहीं जोड़ रहे हैं, हम रीवा से मुंबई और अन्य कई महानगरों में जोड़ रहे हैं। 2014 से यहाँ लड़ाई लड़ी जा रही है कि यहाँ की विंध्य की धरती में यहाँ से प्लेन चलेगी, और अब 72 सीट प्लेन 10 तारीख को यहाँ से रवाना होगी। एक सपना विंध्यवासियों का पूर्ण हुआ। INH के लिए दिनेश दाहिया, रीवा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन कहीं जाइएगा नहीं। ताजा अपडेट्स के लिए बने रहिए INH 24/7 के साथ। नमस्कार।